नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चंद घंटों बाद विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए बिहार में चुनाव होगा और ये हो चुका है कि अब की मुकाबला होने वाला है, क्योंकि महागठबंधन की बैठक में विजय सिन्हा के मुकाबले अवध बिहारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो फिर आंकड़ों के लिहाज से ये जानना जरूरी है कि मुकाबले में किसका पलड़ा कितना वजनदार है। बुधवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। मंगलवार को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। एनडीए की तरफ से बीजेपी विधायक विजय सिन्हा ने नॉमिनेशन किया तो महागठबंधन ने सिवान सदर से विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतार दिया। राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उनको हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, महागठबंधन की तरफ से अवध बिहारी चौधरी के नॉमिनेशन के बाद सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा टूटती नजर आ रही है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को अब भी उम्मीद है कि चुनाव से पहले सर्वसम्मति बन जाएगी। ये तो उनका पार्ट है, लेकिन मेरा पार्ट यही है कि हमने सबों से आग्रह किया है कि जो बिहार विधानसभा में जो हमारी परंपरा रही है, परिपाटी रही है, क्योंकि ऐसा पद है जहां सबों को समान देखना है, तो सबों का सहयोग रहेगा तो एक अच्छा संदेश जाएगा और जाना चाहिए और उनको इस मुद्दे पर फिर विचार करना चाहिए। अब तक सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने की परंपरा रही है, लेकिन आरजेडी के रुख से इस बार चुनाव होना तय माना जा रहा है और दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब अगर चुनाव होता है तो चुनाव की स्थिति में जीत उसी की होगी जिसका संख्या बल विधानसभा में ज्यादा होगा। फिलहाल 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 43, हम के पास 4 और वीआईपी के 4 विधायक हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास 75, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीआईएम के 2 विधायक हैं। मतलब 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 125, महागठबंधन के पास 110, जबकि अन्य के पास 8 सीटें हैं। अगर अन्य के 8 विधायकों का समर्थन महागठबंधन को मिल भी जाता है तो भी एनडीए के 125 के मुकाबले महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में 118 वोट ही पड़ेंगे। हालांकि एआईएमआईएम ने महागठबंधन को पहले ही ना बोल दिया है और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए का समर्थन कर दिया है। कुछ लोग हमारे कुछ लोगों से संपर्क है, अगर सहमत हो जाती है तो हम भी अपना कैंडिडेट बता सकते हैं। तो आप एक बड़ा बयान दे रहे हैं, तो रोचक मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन तो दावा किया जा रहा है कि आपका भी समर्थन उन्हें मिलेगा। नहीं, किसी ने मेरा समर्थन किसी को मिलेगा, ये कैसे कौन कह सकता है। मतलब चुनाव की स्थिति में एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और विधानसभा अध्यक्ष चुनाव पर बड़ी खबर, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। एआईएमआईएम के रुख से महागठबंधन को झटका लगा है। जी हां, एनडीए उम्मीदवार विजय सिन्हा की विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जीत तय हो गई है। एआईएमआईएम सर्वसम्मति से चुनाव चाहता है, ये रुख है एआईएमआईएम का। एआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये कहा गया है। हर जगह लड़ाई नहीं होनी चाहिए, स्पीकर पक्ष विपक्ष से ऊपर होता है, सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए, सुलह की गुंजाइश हमेशा रहती है, आखिरी तक सर्वसम्मति का प्रयास एआईएमआईएम की तरफ से किया जाएगा, वोटिंग के आखिरी तक वो कोशिश करते रहेंगे। तो एआईएमआईएम सर्वसम्मति से चुनाव चाहता है और ये कहा गया है। महागठबंधन को इस स्टेटमेंट के साथ एक बड़ा झटका माना जा रहा है। के रूप पे तमाम दलों की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अख्तरुल ईमान, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एमआईएम के। सर, कल महागठबंधन की बैठक होती है, उसमें एमआईएम का शामिल न होना, इसका संकेत क्या समझा जाए? भाई, मैं महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए इसमें क्या संकेत जाता है। बिहार की जनता ने मुझे तीसरे स्थान पे बैठाया है, मेरा गठबंधन अलग है, तो इसलिए उसके बैठक में नहीं जाना ये ताज्जुब की बात तो नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी है सर, एमआईएम का रुख क्या रहने वाला है? भाई, हम लोगों ने पहले भी कहा था और अब भी यही है कि जो स्पीकर का ओहदा है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और हर जगह चुनाव
हर जगह लड़ाई, ये बात नहीं होनी चाहिए। बल्कि कहा यह जाता है कि स्पीकर जो होता है वो पक्ष और विपक्ष से ऊपर है, इसलिए सब सम्मत से चुना जाए, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। और पुरानी परंपराएं भी रही हैं कि साहब सदन में सत्ता और विपक्ष के दरमियान में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी चुनने का काम हुआ है। सब सम्मत से हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारी पुरानी जो परिपाटी रही है उसको बचाए रखना चाहिए। तो आपके इशारे से तो साफ है कि आप नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार उतार दिया गया है। अरे भाई, उम्मीदवार उतार भी दिया गया है तो ऐसा थोड़ा ही है। अगर लोग सर्वसम्मत बनाना चाहे तो अब भी बन सकता है ना। सुलह की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। लेकिन अब तो सर विप जारी हो चुका है, तमाम विधायकों को निर्देश भी जा चुका है। हाँ ठीक है, उसके बावजूद भी हाउस में इस बात की गुंजाइश होती है। तो एमआईएम का रुख क्या रहने वाला है सर? हम लोग तो ये भरसक प्रयास करेंगे कि सदन में सर्वसम्मत फैसला हो। महागठबंधन की तरफ से आपसे समर्थन मांगा गया है क्या? तो सब लोगों की तरफ से मांगा गया है। एनडीए की तरफ से भी? सब लोगों की तरफ से मांगा गया। अच्छा, मतलब एनडीए महागठबंधन दोनों ने समर्थन मांगा है? दोनों ने मांगा है। तो ये एमआईएम लास्टली क्या करने वाला है सर? वो तो सदन में ही वो तो कहा कि हमारे मिनिस्टर सदन ओवैसी साहब का जो आदेश आ जाएगा उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो देखिए, अख्तरुल ईमान अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन उनके बातों से बड़ा इशारा मिल रहा है कि वो चाहेंगे कि अंतिम तक सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का फैसला हो जाए। तो जाहिर सी बात है ये महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि महागठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें एमआईएम शामिल नहीं हुआ था। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विजय सिन्हा एनडीए की तरफ से स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर विजय सिन्हा का स्पीकर बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। माथे पर तिलक और चेहरे पर मुस्कान रखने वाले विजय सिन्हा की पहचान खांटी भाजपाई नेता की है। मूल रूप से पटना जिले के बादपुर निवासी विजय सिन्हा का जन्म अपने ननिहाल लखीसराय के तिलकपुर गांव में हुआ और आगे चलकर विजय सिन्हा की जन्मस्थली ही उनकी कर्मस्थली बन गई। छात्र जीवन से ही संघ से जुड़कर राजनीति की शुरुआत करने वाले विजय सिन्हा चौथी बार लखीसराय सीट से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विजय सिन्हा की जमीनी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में चली महागठबंधन की आंधी में भी वो चुनाव जीत गए थे। बिहार की सियासत में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबियों में शुमार विजय सिन्हा लखीसराय के विधायक हैं। पिछली सरकार में श्रम मंत्री रहे विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ संगठन में कई अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब जान लेते हैं बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति आखिर क्या कुछ है। एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा के पक्ष में कुल 126 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायकों के साथ ही एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का भी समर्थन एनडीए को प्राप्त है। जबकि वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में सिर्फ 110 विधायक हैं। सदन में एआईएमआईएम के 5 और 2 अन्य विधायक भी हैं, लेकिन इन 7 विधायकों की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो किधर जाने वाले हैं। ऐसे में एनडीए के विधानसभा अध्यक्ष प्रत्याशी विजय सिन्हा की जीत तय मानी जा रही है। सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए लालू प्रसाद पर यह आरोप लगाया कि वह एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं। विधायकों को मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। जब फोन किया तो खुद लालू प्रसाद ने फोन उठाया। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए न्यूज 18 बिहार को भी टैग किया है। तो लालू यादव रांची से एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दे रहे हैं। मैंने फोन किया तो लालू ने खुद फोन उठाया। मैंने लालू से ऐसा करने से बाज आने को कहा। वे ऐसी हरकत ना करें, इसमें सफल नहीं होंगे। और चलिए अब आपको सुनाते हैं न्यूज 18 के इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने लालू के बारे में
क्या कहा था। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते। तो नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि नियम चाहे जो भी हो, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि लालू प्रसाद जेल के अंदर से फोन पर सभी लोगों से संपर्क में रहते हैं। सुशील मोदी के ट्वीट के बाद आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जी अपनी डूबती राजनीतिक आभा से आहत हैं और इसीलिए मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। अपने डूबती राजनीतिक आभा से परेशान है। लालू प्रसाद जी का नाम लेकर करके राजनीतिक बैतरनी पार होना चाहते हैं, पर इनकी अफवाहगिरी से बिहार और बिहार की पार्टियां पूरी तौर पर अवगत है। अब कहां दाल गलने वाली है। अब छटपटाइए, अब लालू जी पर मिथ्या आरोप लगाइए। लालू जी आपसे बात करने वाले हैं क्या? तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी लालू के जेल से बात करने की बात पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा है कि ऐसा करके वो क्या साबित करना चाहते हैं। ये गलत है और जेल मैनुअल के अनुसार भी यह एक अपराध है, कि वो इस तरह का खेल खेलते रहते हैं क्योंकि सत्ता में आने की उनकी काफी जल्दी है। वो सत्ता में क्यों आना चाहते हैं यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे बात होगी और फिर हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उन सब से भी बात होगी और इस संबंध में कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद करीब 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज गुरुग्राम के अस्पताल में चल रहा था। आज सुबह तकरीबन 3:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे फैजल ने पिता की मौत की पुष्टि की। अहमद पटेल 71 वर्ष के थे और कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रह चुके थे। 1986 में अहमद पटेल गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए थे। 1988 की बात करें तो जवाहर भवन ट्रस्ट के सचिव बनाए गए। कांग्रेस के थिंक टैंक वो माने जाते रहे। 2018 में कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे। उनके कद को इसी से मापा जा सकता है। 1985 में राजीव गांधी के संसदीय सचिव भी रहे थे। 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा सांसद बने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर शोक जाहिर किया है। पीएम ने ट्वीट किया कि अहमद पटेल जी के अचानक निधन से मैं आहत हूं। सालों उन्होंने समाज की सेवा की है। अपने तेज तर्रार दिमाग की बदौलत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, जिसकी वजह से वो हमेशा याद किए जाएंगे। अहमद पटेल जी के बेटे फैजल से बात की और उसे शांत बना दी। अहमद पटेल की आत्मा को शांति मिले। वहीं अहमद पटेल के निधन पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि ये एक दुखद दिन है। श्री अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के एक स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और सबसे कठिन वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हम उन्हें याद करेंगे। फैजल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गया का न्यूनतम तापमान नवंबर में ही रिकॉर्ड 6 डिग्री तक पहुंच गया है। तापमान कम होने के साथ ही ठंड बढ़ गई है और लोग बचाव के लिए अब बड़ी संख्या में ऊनी कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। बाजारों में भीड़ साफ नजर आती है। शहर के केपी रोड स्थित बाजार का जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। पिछले 4 दिनों में गया के न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड कमी आई है और करीब 8 डिग्री से ज़्यादा कमी आई है और ये न्यूनतम तापमान गया का 7 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड का असर जो है वो शुरू हो गया है।
ठंड का असर शुरू होने के बाद जो ऊनी कपड़ों का बाजार है वो भी सज गया है। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग केपी रोड में हैं, जहां सामान्य तौर पर जो सामान्य कपड़े हैं उसकी बिक्री होती थी, लेकिन अभी आपको ज़्यादातर दुकान जो है वो ऊनी कपड़े का दिखाई पड़ेगा। ठंड के बढ़ने के बाद जो है आम लोगों की आवाजाही भी यहाँ ज़्यादा हो गई है और ज़्यादातर जो ग्राहक हैं ऊनी कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। और मुख्य रूप से यहाँ जो खरीदारी हो रही है उसमें स्वेटर, जैकेट, चादर और कंबल, चूँकि ठंड से बचाव के लिए ये जो कपड़े हैं ये ज़रूरी होते हैं। यही वजह है कि यहाँ जो है खरीदारी हो रही है। और बाज़ार आपको दिख सकता है कि जो लंबी भीड़ भी इस बाज़ार में दिख रही है और ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो उन्हीं कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। सिवान में सब्जियों के भाव ने आम लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। रोजाना उपयोग में आने वाली आलू और प्याज ने भी नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं। सिवान के बाजार में आलू 35 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी मंडी का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सब्जी के मूल्य में अचानक वृद्धि होने से जो स्थानीय लोग हैं उनके बजट पे असर पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद है सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं जो भिंडी है या आलू, टमाटर, फूल गोभी, इन सारी जो सब्जी है काफ़ी अचानक वृद्धि हो गया है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग जा रहे हैं तो कैसा खरीद रहे हैं और क्या असर पड़ रहा है। कैसे खरीद रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है? सब्जी का बहुत खास असर पड़ रहा है। पहले सस्ता था, आदमी 2 किलो 3 किलो 4 किलो आलू ले जाता था। महंगाई कारण 250 आधा किलो ऐसे ही ले जा रहा है सब। गोभी का तो रेट घट गया हुआ है, भिंडी का रेट तो महंगा हुआ है अभी। पहले का पैसा आधा बढ़ोतरी हुआ है इसमें जी। वही 60 रुपये किलो बिक रहा है। खरीदार लोग नहीं आ रहा है। लोग वो लोग आ रहे तो 250 पाव और क्योंकि जा रहे हैं लोग। बजट पे असर पड़ रहा है यहाँ सब्जी खरीदने में? काफ़ी महंगाई हो गया है, क्या करेंगे। आदमी को खाना पीना है तो खरीदेगा ही, लेकिन पहले से महंगाई ज़्यादा है। तो क्या ज़्यादा ले जा रहे हैं, कम ले जा रहे हैं किसी तरह सब्जी खाने के लिए? तो सब्जी कम लेते हैं, जब महंगाई ज़्यादा है तो उतना तो नहीं ले पाएंगे, कम ही लेंगे। इसलिए जो है कैसे भी हर आदमी गुजारा अपना करता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा लेगा। तो ये सब्जी का नज़ारा है, देख सकते हैं पूरी तरह सब्जी की दुकान यहाँ पे सज चुकी है। लेकिन जो पहले अचानक लगातार डबल वृद्धि होने से जो आम लोग हैं उन पर बजट पर असर पड़ रहा है। वहीं जो खरीदार है, दुकानदार है, तो खरीदार लोग कम आ रहे हैं। आज जो लोग आ भी रहे हैं वो अपने आवश्यकता से थोड़ी कम ले जा रहे हैं, चूँकि अचानक वृद्धि होने से कहीं ना कहीं लोगों पर आम बजट पर असर पड़ा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। देश भर में सैकड़ों शहर स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और फेकल कीचड़ के संग्रहण और उपचार जैसे मुद्दों से जूझते हैं। वे आंध्र प्रदेश के वारंगल से प्रेरणा ले सकते हैं, जो आशा और सशक्तिकरण का एक मॉडल बन गया है। There were no bathrooms here. This is how we came up with a city sanitation model, a model that cuts across every aspect of sanitation value chain. The next step that Warangal did, and this is applicable for any city for that matter, is to identify locations where these facilities are needed, and that's where we need certain amount of research. We need to understand the footfall data, and that's what we did. We went through a completely different model vis-a-vis many other cities. We used to go for public-private partnership format. अपाहिज लोग रहते हैं, उनके लिए रैंप डाला है और सेपरेट लेडीज के लिए एंट्रेंस है। सोप और हैंड वॉश, डस्टबिन और नैपकिन्स, ऐसा बहुत कुछ अच्छा सुविधा किया है। Now, anywhere we can go, there are bathrooms there. Having made available public toilets, the big challenge was to make individual household toilets available in a seamless way. Number that was initiated by the municipality earlier, but people are not aware of it. So what ASCII with the support of municipality has done is we have carried out a campaign on the number, so the citizen, any citizen doesn't have a toilet can make a call. Citizens have to build either septic tanks or leach pits. These containments have to be well designed.
in order to ensure that the containment do not cause pollution in the neighborhood. In one zone, a fecal sludge treatment plant is conceptualized, which is based on the biological treatment and leading to clean water as well as fertilizer production. The other plant, which is coming in the other half of the city, is based on biomethanation, which is treating both municipal solid waste as well as the fecal waste. And this biomethanation has a commercial value, and that's why the city chose to opt for public-private partnership. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।